नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के नोट्स लेके आए हैं। जो चैप्टर है ये एक न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है क्लास 9th का, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन किस तरीके से किया गया है। तो इन अर्लियर चैप्टर्स मोशन वाज स्टडीड अंडर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो देखिए जब आपने मोशन पढ़ा था तो वहाँ पर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखने को मिला था। इसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आपने देखा तो वहाँ पर आपको फोर्स के बारे में पता चला कि फोर्स क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। बट इन मेनी सिचुएशंस, अब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस मिलेगी जिसमें फोर्स जो होगा वो चेंज हो रहा होगा, या मल्टीपल फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे होंगे एक साथ में। ठीक है। कैलकुलेशन जो होती है उस टाइम पीरियड में वो क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। और इसके साथ ही साथ एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया इस बार एनसीईआरटी में, जिसको कहा गया है सिंपल मशीन्स। तो इम्पोर्टेंट आइडिया देख लीजिए कि एनर्जी क्या है। बेसिक चीज है बिल्कुल। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी एक्टिवली रिक्वायर्स, एवरी एक्टिविटी रिक्वायर्स एनर्जी। तो कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे वॉकिंग, अगर आप चल रहे हैं तो आपको खाना, अगर आपने नहीं खाया तो आप चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। तो वो फूड एनर्जी या केमिकल एनर्जी की जरूरत होती है। फैन अगर रोटेट हो रहा है, फैन घूम रहा है, तो फैन के पास कौन सी एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरीके से कार जो है वो कैसे मूव कर पाएगी। तो कार मान लीजिए पेट्रोल ना डाले तो क्या कार चल पाएगी, तो नहीं चल पाएगी। तो फ्यूल एनर्जी या केमिकल एनर्जी की जरूरत होती है। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब देखिए यहाँ पर हमको मेनली वर्क के बारे में बताया गया है कि वर्क का मतलब क्या होता है। तो वर्क इज डन ओनली व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक। केवल फोर्स लगना ही काफी नहीं है, फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट जो है हो सकता है अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पहुंच जाए। तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर कर ली, डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो डी के बराबर किया। और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, मतलब जिधर फोर्स लग रहा था उसी की तरफ जो बॉडी है वो मूव कर रही है। तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं वर्क इज डन। इसका मतलब इस केस में काम हुआ है। तो काम होने के लिए दो कंडीशन है, पहला तो फोर्स लगना चाहिए, दूसरा ये है कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट देखें वर्क का, वो क्या होता है। तो वर्क बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज एफ इंटू एस। यहाँ पर देखिए एफ फोर्स लगाया गया था, पहले बॉडी जो थी वो इस पॉइंट पे थी, मान लीजिए इसको इनिशियल पॉइंट है। फिर फोर्स लगाने पे बॉडी फाइनल पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है, ए पॉइंट मान लीजिए बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे पहुंच गई। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो किसके बराबर है, एस के बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। फोर्स कितना लगा, एफ लगा। तो वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स का और किसका, डिस्प्लेसमेंट का। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आप देखेंगे एफ इंटू एस होता है। ठीक है, एफ इंटू एस मतलब हो जाएगा यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस कोई और चीज नहीं है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सेम बॉडी थी और बॉडी को यहाँ से उठाया गया और ऊपर रख दिया गया लाके। अब जो डिस्टेंस यहाँ पे भी कवर हो रही है वो कितनी है, एस के बराबर ही है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कितना काम करना पड़ा होगा, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर वर्क। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है वर्क की, वो देख लेते हैं। वर्क इज डन ओनली इफ। तो वर्क कब माना जाएगा, तो पहला ये है कि फोर्स लगा हो, दूसरा ये है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट हैज कंपोनेंट अलोंग फोर्स डायरेक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई सरफेस था, इस तरीके का मान लीजिए कोई सरफेस है, और ये हमारी कोई बॉडी है। हमने फोर्स स्ट्रेट ना लगा के थोड़ा सा मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया, ऐसे ये डायरेक्शन है फोर्स का, इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जो बॉडी है वो ऑब्वियस सी बात है, मूव जो होगी वो आगे की ओर ही मूवमेंट होगा। क्यों आगे की ओर मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक जो इसको थोड़ा ऊपर खिसकाने की कोशिश करेगा, और एक कंपोनेंट इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक फोर्स का कंपोनेंट होना जरूरी है। वही बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट हैज कंपोनेंट अलोंग फोर्स डायरेक्शन, या फोर्स हैज कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी वर्क होने के लिए तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। अब तीन तरीके के वर्क होते हैं, पहला पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क और तीसरा जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा,
देखिए फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यह कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो वर्क है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल दिया गया पुशिंग ट्रॉली, अगर आप ट्रॉली को पुश कर रहे हैं तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाते हैं और ट्रॉली भी उसी डायरेक्शन में चलती है। लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट अपवर्ड, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही आ रहा है, तो दोनों डायरेक्शन सेम हो गए, पॉजिटिव वर्क के दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। निगेटिव वर्क की बात करी जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब देखिए निगेटिव वर्क क्या है, फ्रिक्शन, जैसे मान लीजिए ये आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं, ये मान लीजिए ये सरफेस है, ये बॉडी है, बॉडी का मोशन जो हो रहा है वो आगे की ओर हो रहा है। ठीक है, बॉडी का मोशन की डायरेक्शन ये है। अब आपको पता है जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब फ्रिक्शन फोर्स आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आपसे पूछा जाए फोर्स जो वर्क है फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो वर्क नेगेटिव नहीं होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। इसी तरीके से ब्रेक्स अप्लाई किए गए व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, तो वहां पर भी जो वर्क होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं जीरो वर्क की, बात करी जाए तो एक वॉल है, वॉल मतलब दीवार टाइप की है, कोई बच्चा है इसको धक्का दे रहा है, क्या इसको खिसका पाएगा, नहीं खिसका पाएगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैरिंग सूट केस हॉरिजॉन्टली, अब देखिए सूट केस जो है उसको हॉरिजॉन्टली लेके जा रहे हैं तब क्या होगा, इस ये वाला भी कंडीशन एक थोड़ी सी देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका सरफेस हो गया और ये कोई पर्सन है और ये क्या कर रहा है, अपने सर पे ही मान लीजिए किसी एक सूटकेस को लेके जा रहा है। अब अगर पूछा जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मूवमेंट आगे की ओर कर रहा है, सीधे ऐसे सीधे मूवमेंट हो रहा है इस बॉडी इस पर्सन का, और ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल 90 डिग्री होता है तो उस केस में भी वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, बात याद रखिएगा। वर्क की यूनिट पे आते हैं, वर्क यूनिट क्या होती है, तो वर्क यूनिट होती है जूल। ठीक है, और 1 जूल में अगर आप देखेंगे तो 1 न्यूटन इंटू मीटर, मतलब 1 न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि फोर्स यूनिट क्या थी, न्यूटन थी, डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या थी, मीटर थी। अब अगर पूछा जाए 1 जूल का मतलब क्या होता है, तो अगर किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा और वो बॉडी 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो गई, तो हम लोग कहेंगे जो वर्क डन हुआ बॉडी में वो 1 जूल के बराबर का हुआ। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इन फोर्स डायरेक्शन। देखिए वही चीज हमने बताई, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्क याद रखिएगा, वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, साइन होगा पॉजिटिव या निगेटिव का, लेकिन कोई भी इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। अब बात करते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में। अब जैसे मान लीजिए एक तरफ फोर्स दे दिया गया वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया, ये आपका ग्राफ बना है इस तरीके से। अब आपको ग्राफ दे के कहेंगे कि बताइए वर्क डन इस केस में कितना हुआ, वर्क डन इस केस में कितना हुआ, बस याद रखिएगा ये जो ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो वर्क डन जो हो जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, एरिया से मिलेगा। तो ये पूरा एरिया आप निकाल लीजिए, रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा आपको मिल जाएगा, तो इसका आप आसानी से एरिया निकाल के वर्क डन बता सकते हैं। क्योंकि देखिए हमने मोशन चैप्टर में भी आपको बताया था एरिया का मतलब ही क्या होता है, कोई भी ग्राफ में एरिया का मतलब होता है वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। अब यहाँ वाई एक्सिस पे देखिए क्या है, फोर्स है, एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही आपका क्या देता है, वर्क देता है, इसलिए आपका एरिया हो जाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, वर्क देगा। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। वेन वर्क डन इज जीरो, तो देखिए वर्क डन जीरो कब होगा, तो केस वन हो सकता है कोई फोर्स ही ना एक्ट कर रहा हो। अब फोर्स जब एक्ट नहीं कर रहा होगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। केस टू कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, जो भी हम लोग ने डिस्कस किया था। अब अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क डन में अगर आप लगाएंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स इंटू जीरो, आंसर आ जाएगा जीरो। वॉल को पुश कर रहे हैं, वॉल आगे नहीं बढ़ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है,
फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी हमने केस देखा था वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा था वो नीचे लग रहा था, लेकिन पर्सन जो मूव कर रहा था वो आगे की ओर मूव कर रहा था, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था 90 डिग्री का बन रहा था। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होता है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस केस में वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव और निगेटिव वर्क हम आपको बता ही चुके हैं। व्हेन वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो वर्क निगेटिव हो जाएगा। फ्रिक्शन दिया है, गोलकीपर स्टॉपिंग अ बॉल दिया है। फ्रिक्शन यूजुअली डज नेगेटिव वर्क। ज्यादातर केस में जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ज्यादातर केस में क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। अब बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये क्या कहती है, तो ये कहती है वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोग जब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे तब इस वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे। तो कोई बॉडी जो वर्क करती है वो हमेशा किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बात करते हैं एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, मूविंग अ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल मूव करा रहे हैं तो वहां पे एनर्जी चाहिए। फ्लावर पॉट को अगर आप नीचे से ऊपर उठा रहे हैं तो वहां पे भी आपको एनर्जी चाहिए। स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, स्प्रिंग को दबा रहे हैं, तो वहां पे भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मेनली कौन सी एनर्जी की बात होती है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। तो वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्क के केस में एनर्जी बात याद रखिएगा, अगर वर्क पॉजिटिव है तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है, और वर्क अगर निगेटिव आया इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब मान लीजिए वर्क दिया है -70 जूल का, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी जो थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। मान लीजिए किसी बॉडी ने वर्क किया 20 जूल का, तो इसका मतलब जो एनर्जी है उस बॉडी पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी का बढ़ना, निगेटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी का कम होना। एनर्जी की एसआई यूनिट और वर्क की एसआई यूनिट सेम होती है, और वो क्या होती है, जूल होती है। ये बात याद रखिएगा, जे स्मॉल रहता है, जब अकेला लिखा जाएगा मतलब जब एक लेटर लिखा जाएगा तो जे कैपिटल लिखा जाएगा। वेज एनर्जी इज ट्रांसफर। देखिए एनर्जी क्या होती है कि कैपेसिटी एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी को हमेशा क्या कर सकते हैं, कंजर्व रहती है, कभी भी ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना कभी उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी को कहा गया एनर्जी ट्रांसफर्ड। मैकेनिकल वर्क हीट के केस में ट्रांसफर हो जाएगी, रेडिएशन मतलब लाइट एनर्जी के केस में वो ट्रांसफर हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में ट्रांसफर हो जाएगी, साउंड एनर्जी के केस में ट्रांसफर हो सकती है साउंड एनर्जी फॉर्म में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेज थे जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है या ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए। जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स ने एक बात करी है, क्या बात करी इन्होंने, स्टडी रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एंड थर्मल एनर्जी। तो इन्होंने मैकेनिकल और थर्मल एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था। इसी वजह से जूल जो है उनके नाम पे ही एनर्जी की यूनिट वर्क यूनिट पड़ी है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। ऐसे मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से आएगी, मोशन की वजह से आती है, पोजीशन की वजह से आती है। ठीक है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, पोजीशन की वजह से आती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी दैट मेक्स थिंग वार्म और हॉट, मतलब जिसकी वजह से गर्मी या ठंडक आती है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको थर्मल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, जिसको हीट एनर्जी भी कहा जाता है। लाइट एनर्जी हम लोग को देखने में हेल्प करती है, तो अलाउज विजन, हम लोग को पढ़ने में देखने में हेल्प करेगी। साउंड एनर्जी किस वजह से आती है, बात याद रखिएगा, वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको साउंड एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से आती है। केमिकल एनर्जी जो होती है वो फूड में या फ्यूल में स्टोर होती है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एटम के न्यूक्लियस में स्टोर होती है, बात याद रखिएगा, न्यूक्लियस ऑफ एटम में ये स्टोर होती है। ठीक है, तो वही दिया गया, न्यूक्लियर ऑफ एटम में स्टोर होती है। केमिकल एनर्जी में एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल्स एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। तो किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर होती है केमिकल एनर्जी, ये बात याद रखिएगा।
अब बात करते हैं एनर्जी कन्वर्जन के कुछ एग्जांपल, जैसे बल्ब में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो गई। हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। मसल्स में अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो केमिकल एनर्जी है, और मसल जब मूवमेंट करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बेल में अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी जो थी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बेल की बात नहीं हो रही है, सिंपल जो घंटी होती है उसमें क्या होता है, हम लोग बजाते हैं घंटी को तो मस्कुलर एनर्जी कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में इलेक्ट्रिक बेल लिखा होता है, इलेक्ट्रिक बेल, तो उसमें हम लोग कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो किस में कन्वर्ट होती है, साउंड में कन्वर्ट होती है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज पूछी जाए आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी जो है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और मोशन, मतलब इसमें दो एनर्जीज मेनली कंबाइंड होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंबाइंड होती है। तो कह सकते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, जब बॉडी चलती है, मूव कर रही होती है, तब जो एनर्जी बॉडी में होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और अगर पोजीशन की बात करी जाएगी, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे था, उस वजह से बॉडी में जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पी से पोजीशन और पी से पोटेंशियल, ऐसे याद किया जा सकता है। तो मैकेनिकल एनर्जी मेनली दो टाइप की होगी, एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो ड्यू टू मोशन, तो मोशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल दिया गया है, कार मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बॉल रोल कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बर्ड फ्लाई कर रही है तो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे। देखिए ये हम लोग ने सीधे सीधे एनसीईआरटी से ले लिया है, हालांकि होता बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से हम लोग ने एनसीईआरटी से ले लिया है इसको। तो मेनली इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज होगा और काइनेमेटिक इक्वेशन जो होती है उसका यूज होगा। काइनेमेटिक इक्वेशंस मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसका इस्तेमाल होगा। तो देखिए हम लोग को पहले पता है, जैसे मान लीजिए कार है, इस कार पे फोर्स जो लग रहा था आगे की ओर वो एफ लग रहा था, और कार ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी, वो एस डिस्प्लेसमेंट कवर करके कार यहाँ पे आ गई। कार की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, अब अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कार की फाइनल वेलोसिटी वी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मान लीजिए के हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या इस v को निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू ए एस कर दीजिए। यहाँ से आपको s की वैल्यू देखिए मिल गई, s की वैल्यू क्या मिल गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। देखिए यू स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस बन जाएगा। अब मान लीजिए s निकालना है तो टू ए को नीचे भेज दीजिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए आ गया। फिर क्या किया गया, वर्क निकालना था। वर्क के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या कर देंगे, फोर्स जो है उसको लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एम ए एस हो गया वर्क, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था और फोर्स किया क्या लिख दिया, एम ए लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए एस की वैल्यू हम लोग ने ऊपर फाइंड आउट करी थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, यही देखिए पुट कर दी गई, एम ए एज इट इज उतार दिया गया और लिख दिया गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो टू को नीचे ले आइए, ए और ए को काट दीजिए, तो ए और ए कट जाएगा तो ये बन जाएगा हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और आपको पता है वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये चेंज जो है, ये चेंज ही तो दिया है, ये क्या लिखा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के ही ये दोनों फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो आप क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर्मूला इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव कर सकते थे। तो काइनेटिक एनर्जी का फिलहाल फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, जहाँ पर एम मास है बॉडी का और वी वेलोसिटी है बॉडी की, जिस वेलोसिटी से बॉडी चल रही होगी। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है, बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब
आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आपने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, पहला मास पे डिपेंड कर रही है और दूसरा वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। अब मान लीजिए मास तो सेम रह रहा है लेकिन वेलोसिटी को डबल कर दिया। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला था। वेलोसिटी को 2 टाइम्स करेंगे तो नई काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी 2 स्क्वायर हो जाएगी, 2 टू द 4 टाइम्स हो जाएगी, तो वही दिया गया है। वेलोसिटी को ट्रिपल कर रहे हैं, वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब 9 टाइम्स हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों निगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है ना, और मास तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता बॉडी का। अब वेलोसिटी मान लीजिए निगेटिव भी है, तो निगेटिव का जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। इफेक्ट ऑफ वर्क ऑन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, तभी हमने आपको बताया भी था। वर्क अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वर्क निगेटिव है इसका मतलब एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वर्क अगर जीरो है तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो क्या रहती है, बॉडी में सेम रहती है, जीरो नहीं रहती है, सेम रहती है। तो वही यहाँ पे भी दिया गया है कि अगर वर्क पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वर्क नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वर्क जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोजीशन की वजह से या डिफॉर्मेशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी स्टोर रहती है, तो एनर्जी स्टोर ड्यू टू पोजीशन और डिफॉर्मेशन, ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये एक बच्चा है, स्लिंग शॉट कर रहा है, मतलब एक कैटापुल्ट लिए है। अब इसने क्या किया, इसको खींचा। अब क्या है कि इस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो गई है, जो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही वो छोड़ेगा इसको तो क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी तुरंत काइनेटिक एनर्जी में तेजी से निकलेगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से ये स्प्रिंग था, इसको दबाया गया। अब जब दबाया गया तो आपको पता है इस बॉल में और इस स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो गई, जो पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही स्प्रिंग को बॉल को छोड़ा जाएगा तो बॉल बहुत तेजी से आगे भागती है, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने देखा शेप में चेंज हो रहा है, हो सकता है पोजीशन में चेंज हो रहा हो, तो इस वजह से जो एनर्जी डेवलप होती है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कुछ एग्जांपल है, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला जो केस है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है, स्प्रिंग वाला केस भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है। ये जो बेंट बो है, आपने देखा होगा धनुष बाण वाली चीजें, ये भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ही एग्जाम्पल है। ठीक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर करी जाए, तो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे अगर होता है तो इसके पास जो एनर्जी होती है उसके बाद बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो कोई ऑब्जेक्ट को उठाया गया हाइट तक, ठीक है, तो उसके पास जो एनर्जी है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वाटर जो डैम में भरा आता है तो वाटर की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है, इंक्रीज करी जाती है, रोका जाता है पानी को, तो वाटर की हाइट बढ़ती है, तो वाटर में जो एनर्जी स्टोर हो गई वो कौन सी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देख लीजिए। वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्सेस गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, इंपॉर्टेंट बात है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर वर्क किया जा रहा है अगेंस्ट इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो इंटरनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई वर्क किया जाता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपको डेरिवेशन दिया गया है। तो एग्जांपल पहले समझ लीजिए, मास है बॉडी का m, इसको उठाया गया और यहाँ तक रख दिया गया। किस हाइट तक उठाया गया, h हाइट तक उठाया गया। ठीक है। अब देखिए फोर्स, जिस फोर्स से उठाया गया होगा वो इसके वेट के ही तो बराबर होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया mg। ठीक। इतना फोर्स लगाया गया होगा इसको उठाने के लिए। अब देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब कितनी हाइट तक उठाया गया, h मतलब यही तो डिस्प्लेसमेंट रहा, तो फोर्स मतलब mg इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, h। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, mgh, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी बॉडी में वो किस फॉर्म में हो जाएगी, mgh के फॉर्म में हो जाएगी। यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mg इंटू h, तो u जो आया मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो आई वो क्या आई, mgh आ गई। और यही एनर्जी जो है वो बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो सभी एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है, तो इसकी यूनिट भी जूल ही होगी। अच्छा, यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ये बात याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपने फॉर्मूला देखा था पोटेंशियल एनर्जी का, फॉर्मूला क्या था, mgh था। मास तो चेंज होता नहीं है, ठीक है, मास मान लीजिए बढ़ा रहे हैं बॉडी का आप,
अब सेम बॉडी का तो मास बढ़ नहीं सकता, उतना ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए किसी बॉडी का मास इंक्रीज किया जा रहा है, उस पर कोई दूसरी बॉडी रख दी गई या कुछ और किया गया, तो क्या है कि मास जब बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, डायरेक्टली अपोर्शनल है। हाइट बढ़ाएंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिमिलरली ग्रेविटी बढ़ाने पे भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ग्रेविटी मान लीजिए आप मून पे चले गए, अब मून पे ग्रेविटी क्या है, 1/6 है ना, तो ग्रेविटी अगर 1/6 है तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दी गई है। तो एक बॉल है, ऊपर से ड्रॉप किया गया है सैंड में, तो जब मान लीजिए इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया था तो तब कम धसी है सैंड में, और दूसरे बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया था तो देखिए ज्यादा धस गई है सैंड में ये। तो जितना ऊपर से आप ड्रॉप करते हैं उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और जितना ऊपर से ड्रॉप करेंगे वो अंदर उतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी। तो जितना ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होगा, यही बताया गया है। तो मोर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू मोर काइनेटिक एनर्जी। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करती है। जैसे बॉल अगर यहाँ पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। इसी तरीके से मैग्नेट्स हैं, तो मैग्नेट्स में भी आप देख सकते हैं जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। चार्जेस में भी दो चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दूर कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, पास ले आएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब इनकी रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देख लीजिए क्या किया गया है पहले। ठीक है, हालांकि इस डेरिवेशन को हमने और आसान तरीके से अपने एक वीडियो में बताया है, आप चाहे तो वहां पे जाके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें मेनली ये बताया गया है कि तीनों पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तीनों पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। देखिए ये क्लास 11th में भी डेरिवेशन है, क्लास 9th में भी डेरिवेशन है। तो इसका जो वीडियो है इस डेरिवेशन का वो हम लोग ने डिस्क्रिप्शन पे लगाया है, वो बोल्ड पे वीडियो हमने बनाई थी, उसको आप वहां पे देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ हम समझा देंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। और वही पूरा आप एक्सप्रेशन जो है, पूरा डेरिवेशन जो है उसको आप कॉपी कर सकते हैं अपने एग्जाम में। यही मिलेगा कि तीनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी जो है, फर्स्ट पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी और थर्ड पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका डेरिवेशन अगर आप वहां पे देखेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसका हम लोग ने डिस्क्रिप्शन पे लगा दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो वहीं मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई बॉडी है जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, मतलब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, तो उस बॉडी में हम क्या देखेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बात याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब जैसे एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे, अभी इस पॉइंट पे उसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब क्योंकि रुकी होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वही उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसके पास दोनों एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। लास्ट पॉइंट पे आ गया तो यहाँ पोजीशन हाइट जीरो है, तो यहाँ पे केवल और केवल कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो वही चीज दी गई है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है हाईएस्ट पॉइंट पे। ड्यूरिंग फॉल मतलब इस पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। तो देखिए हाइट कम हो रही है ना, इस पॉइंट पे आके हाइट केवल इतनी ही बची, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ी होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। थर्ड पॉइंट पे आप क्या देखेंगे, वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो गई है, बस रुकने ही वाली है बॉडी, लेकिन अभी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। लेकिन हाइट क्योंकि अप्रोक्सीमेट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सम देखेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो टॉप पे अगर देखा जाए हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी, बॉटम पॉइंट पे देखेंगे तो हाफ mv² के बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम थी, तो mgh मतलब फर्स्ट पॉइंट पे एनर्जी इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट पे एनर्जी। यहाँ से आप v निकाल सकते हैं, वेलोसिटी बॉडी की आ जाएगी √2gh। इससे आप बॉडी की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे हाइट पे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी एट बॉटम डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट, तो आप क्या देखें कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, √2gh फॉर्मूला हो गया ना,
तो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है और हाइट पे डिपेंड कर, ग्रेविटी तो चेंज कर नहीं सकते अर्थ की, क्या चेंज कर सकते हैं, हाइट, तो हाइट बॉडी की चेंज कर दी है, वेलोसिटी क्या रहती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करेगी वेलोसिटी, और शेप ऑफ स्लाइड पे भी डिपेंड नहीं करेगी। अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम में एनर्जी, हम देखेंगे कौन सी एनर्जी कहाँ पे है। तो देखिए पेंडुलम में हमने मेनली 3 पॉइंट लिए हैं, पहला पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया, और तीसरा पॉइंट पहले पॉइंट की तरह ही है, यही है। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो अभी बॉडी वेलोसिटी जीरो थी, वेलोसिटी जीरो थी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो देखिए हाइट अब जीरो हो गई, रेफरेंस में हाइट क्या हो गई, जीरो हो गई। अब हाइट जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या जीरो के बराबर हो सकती है। लेकिन इस पॉइंट पे, ये जो क्यू पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और क्योंकि वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। ठीक है, वाई पेंडुलम इवेंचुअली स्टॉप्स, तो पेंडुलम थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये ऐसे ऐसे करके घूमेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। क्यों थोड़ी देर बाद रुक जाता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से रुक जाता है, और सपोर्ट जहाँ पे था वहां पे फ्रिक्शन हो रहा होता है उसकी वजह से, मतलब यही दो रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन होते हैं जो पेंडुलम को थोड़ी देर बाद क्या कर देंगे, रोक देंगे। और जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उस बॉडी में वो किस में कन्वर्ट होएगी, हीट या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, पूछा आ सकता है आपसे ये सब चीजें। बात करते हैं एस्केप रैम्स की, ये क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, तो ट्रक जा रहा था इस रोड पे, लेकिन इसकी जगह पे अपनी गाड़ी को रोकना चाह रहा है, तो क्या करेगा, वो इस हाइट पे चला जाएगा, मतलब ऐसे करके बनाया जाता है, बहुत रफ सी सरफेस होती है यहाँ पे रोड की, तो इस हाइट पे जब ट्रक जाता है तो अपने आप से ही एक हाइट तक आते आते वो रुक जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, एस्केप रैम्प्स बोला जाता है। ठीक है, यूज फॉर स्टॉपिंग ट्रक्स विद फेल्ड ब्रेक्स। एनर्जी कन्वर्जन, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी और फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गई है, मतलब हीट जो फ्रिक्शन में जनरेट हो रही होगी उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो मेनली काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी और फ्रिक्शनल हीट में कन्वर्ट करने का काम ये एस्केप रैम्स करते हैं, बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पावर क्या होता है, पावर मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो कितनी तेजी से काम किया जाता है वो पावर होता है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, तो पावर का फॉर्मूला पूछा जाता है, वर्क अपॉन टाइम जो है ये पावर है। पावर की अगर आप यूनिट देखेंगे तो वो वॉट होती है, WA वॉट होती है। और 1 वॉट का मतलब क्या होता है, 1 वॉट का मतलब है 1 जूल वर्क किया गया कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 1 जूल वर्क किया गया और कितने सेकंड में किया गया, 1 सेकंड में किया गया, तब जो पावर होगा बॉडी का उसको कहा जाएगा 1 वॉट, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। आगे देख लेते हैं, पावर का आपने फॉर्मूला देखा वर्क अपॉन टाइम, SI यूनिट आपने देखी वॉट होती है। ठीक है, मोर पावर मीन्स मोर वर्क इन सेम टाइम, ज्यादा अगर किसी के पास पावर है इसका मतलब वो ज्यादा काम कर लेगा सेम टाइम में, ये पावर का मतलब होता है। ठीक है, सेम वर्क इन लेस टाइम, अगर मान ली 2 पर्सन है और 2 पर्सन में ये ए है ये बी है, इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास पावर क्या है, कम है, और दोनों को बराबर का काम दिया गया, तो क्या है, ये वाला जो है कम टाइम में काम कर लेगा, ये वाला टाइम, इस वाले को टाइम ज्यादा लगेगा, वही चीज यहाँ पर बताई गई, बहुत बेसिक है, आप समझ सकते हैं। हॉर्स पावर क्या होता है, तो 1 हॉर्स पावर में पूछाएगा कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। ठीक है, जेम्स वॉट के नाम पे वॉट मतलब पावर की यूनिट पड़ी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, स्टीम इंजन का इन्होंने, एफिशिएंट स्टीम इंजन को इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, एंड कुड जनरेट रोटेशनल मोशन एंड मूव व्हील्स, और उससे रोटेशनल मोशन क्रिएट किया जा सकता था और व्हील्स को मूव कराया जा सकता था। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे हमारा, जो है ये बड़ा टॉपिक है, ये है सिंपल मशीन्स। अब सिंपल मशीन्स क्या होती हैं उसको डिस्कस करेंगे, ये एनसीईआरटी ने इस बार टॉपिक नया इंक्लूड किया है। तो डिवाइस दैट मेक्स वर्क इजियर, तो काम को आसान करने का काम कौन करता है, मशीन करती है। ये क्या करती है, मैग्नीट्यूड को या तो चेंज कर देगी या डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करती है मशीन। वी विल स्टडी 3 सिंपल मशीन, हम लोग 3 सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे मेनली। एक पुली पढ़ेंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे और एक लीवर पढ़ेंगे, टू अंडरस्टैंड हाउ दीज मेक द टास्क फील इजियर। द अब देखिए हम लोग ये पढ़ेंगे कैसे ये किसी भी टास्क को आसान कर देते हैं, मतलब कैसे पुली किसी टास्क को आसान करती है, इंक्लाइंड प्लेन कैसे टास्क को आसान करते हैं, और लिवर कैसे किसी भी काम को आसान करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। द फोर्स वी अप्लाई टू अ मशीन, जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं मशीन पे उसको एफर्ट कहा जाता है, तो एफर्ट हम लोग लगाते हैं ना, तो हम लोग ने जो फोर्स लगाया किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, तो उसको एफर्ट बोला जाएगा। फोर्स दैट नीड्स टू बी ओवरकम,
अब जिस फोर्स को उठाना है, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को उठाना है, वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना जमीन पे या किसी चीज पे, उसको क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। तो पहले तो आपको लोड और एफर्ट पता होना चाहिए क्या होता है। एफर्ट हम लोग ने लगाया, लोड वो जो बॉडी खुद लगा रही थी अर्थ पे या कहीं सरफेस पे, उसको लोड बोला जाएगा। To describe how a machine changes the magnitude of applied force, we can define mechanical advantage। देखिए किस तरीके से कोई मशीन क्या करती है, अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज करती है। क्योंकि अप्लाइड फोर्स कर क्या करना है, कम करना है, फोर्स कम से कम होना चाहिए, मतलब लोड कम से कम होना चाहिए उसको, मतलब मेजर करने के लिए कि कितना कम कर दिया उसने लोड, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक नया टर्म है जिसको कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड। अब लोड क्या था? जो लग रहा था, अपॉन क्या हो जाएगा? एफर्ट जो हमने लगाया। ठीक। तो लोड अपॉन एफर्ट क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मशीन डू नॉट रिड्यूस टोटल वर्क। याद रखिएगा, मशीन कभी भी टोटल वर्क को रिड्यूस नहीं करती है। ये केवल क्या करेगी? एफर्ट को कम करती है। जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, उसको केवल कम करती है, या डिस्टेंस को इंक्रीज करने का काम करती है ये। तो डिस्टेंस इंक्रीज करके भी, अभी हम देखेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करके भी जो एफर्ट है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन नेट वर्क कभी नहीं कम कर सकते हैं, टोटल वर्क कभी नहीं कम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, एफर्ट क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय द यूजर। लोड क्या होता है? फोर्स टू ओवरकम। ठीक है, जिस फोर्स को हम लोग को ओवरकम करना है उसको क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला भी हम देख ही चुके थे। लोड अपॉन एफर्ट जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है। तो पहली मशीन हम देखेंगे, पुली। ये है पुली। इसमें रस्सी होती है इस तरीके से, ये रस्सी जाती है कुएं के अंदर, इधर से कोई पर्सन खड़ा होता है और जो है रस्सी को खींच रहा होता है। अब देखिए रस्सी को नीचे की ओर खींच रहा होता है, वो आसान है। अब मान लीजिए पुली हटा दी जाए तो आपको पानी ऊपर ऐसे करके ही खींचना पड़ेगा, जो काम कठिन हो जाएगा। तो काम को आसान कर दिया इसने। व्हील विद ग्रूव फॉर रोप। तो एक ग्रूव दिया गया है, इसमें रस्सी लगाई जाती है। फिक्स्ड पुली की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर दो केसेस आपको दे दिए गए। पहले केस में आप देख सकते हैं लोड जो था नीचे की ओर लग रहा था, और ये लड़की क्या कर रही है? ऊपर की ओर डायरेक्टली खींच रही है, एफर्ट ऊपर की ओर लगा रही है। तो इस केस में आप क्या देखेंगे? उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दूसरे केस में क्या किया? हमने एक पुली लगा दी। अब पुली से क्या कर दिया गया है? लोड का तो डायरेक्शन अभी भी नहीं चाहिए, लेकिन एफर्ट का डायरेक्शन इसने अपने तरफ ले लिया है। अब इसको खींचना आसान हो गया। तो एफर्ट जो अब इसको करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा। वर्क उतना ही रहेगा, लेकिन जो इसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो मेहनत करनी पड़ेगी, वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो काम है ये इसके लिए आसान है। खींचना, रस्सी को अपनी तरफ खींचना ईजी है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस। तो इसने क्या किया? पुली ने डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर दिया, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे थे, या फोर्स जिस डायरेक्शन में वो लड़की लगा रही थी, उस डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, डज नॉट रिड्यूस एफर्ट। तो इस केस में आप एक बात याद रखिएगा, इस केस में एफर्ट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। एफर्ट क्या है? पहले ऊपर की ओर लगाया जा रहा था, अब जो है एफर्ट अपनी तरफ वो लगा रहा है, मतलब वो कन्वीनियंट हो गया इसके लिए। तो एफर्ट लगेगा कि वो कम हो रहा है, वैल्यू नहीं कम हो रही है। एफर्ट जो लगाने का एक तरीके से कन्वीनियंस है, वो ईजी हो गई, मतलब काम करने का तरीका जो है वो आसान हो गया है। काम उतना ही करना पड़ रहा है, एफर्ट उतना ही लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखेगा इस केस में। तो इस केस में क्या है? एफर्ट जो है वो लोड के बराबर होता है। इस वाले केस में एफर्ट और लोड बराबर होते हैं। तो एफर्ट और लोड जब बराबर होते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे एफर्ट जो है वो लग रहा है, उसको क्या करना है? लोड को ओवरकम करना है। तो मतलब एफर्ट और लोड क्या है इस केस में? बराबर है। और एफर्ट और लोड बराबर होते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? इस केस में 1 होता है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या देखा? लोड और एफर्ट जो थे वो बराबर ही थे। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास दिया गया है ये मूवेबल पुली का दिया गया है। अब ये मूवेबल पुली क्या कर रहा है? रिड्यूस एफर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एफर्ट को कम करेगा। जो स्टैटिक पुली था, मतलब जो रुकी हुई पुली है, फिक्स्ड पुली है, वो एफर्ट को कभी नहीं कम करती है। इसको थोड़ा सा बदल दें, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। ये एफर्ट के कन्वीनियंट बना देती है, एफर्ट को कन्वीनियंट बना देती है हमारे अनुसार। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दी है एफर्ट की, एफर्ट को नहीं चेंज करती है। लेकिन अब यहाँ पर दिया गया है मूवेबल पुली। मूवेबल पुली क्या करेगी? ये एफर्ट को ही कम कर देगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लोड है, लोड नीचे की ओर लग रहा था। यहाँ पर दो पुलीज हैं, अब इसमें से मूवेबल पुली कौन सी है? ये वाली जो पुली है, पहली वाली, ये मूवेबल है। ये वाली फिक्स्ड पुली है। अब इस मूवेबल पुली की वजह से जो एफर्ट लगेगा वो क्या हो जाएगा? वो कम लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यही होता है। और मूवेबल पुली में आपको फिलहाल यही दो बातें याद रखनी है। पहला,
ये एफर्ट को कम कर देता है और इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है? ये होती है लोड अपॉन एफर्ट, ठीक? अब मान लीजिए लोड और एफर्ट बराबर होते तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 आती। अब क्योंकि एफर्ट कम हो गया, लोड तो उतना ही रहा, तो इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू ज्यादा ही रही, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी इस वजह से, ठीक है? अब बात करते हैं पुली का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो क्रेन में यूज करते हैं, एलिवेटर्स में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी मॉल वॉल में जाइएगा तो वहां पर लिफ्ट देखिएगा, लिफ्ट में देखेंगे तो इस तरीके की बहुत सारी पुलीज लगी हुई होती हैं। तो ये मेनली एफर्ट को कम करने के लिए ही लगाई जाती हैं। वेल में भी आप देखेंगे पुली का इस्तेमाल होता है, फ्लैग पोल में भी पुली का ही इस्तेमाल होता है। अब दूसरा हमारे पास है इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए दो काम करने हैं, ये जो इसके पास बॉक्स है इसको ये उठाए और उठा के लाके इस ट्रक में भर दे, लेकिन इसमें जो एफर्ट करना पड़ेगा ज्यादा रहेगा। दूसरा क्या किया गया, एक यहाँ पर रैंप बना दी गई, रैंप बना दी गई, रैंप मतलब एक फट्टा रख दिया गया उसका लकड़ी का। अब इसको देखिए आराम से खिसका खिसका के उधर कर दिया जा रहा है। अब ये काम करना आसान है, इजी है। इसका मतलब ये भी एक तरीका है जिससे वर्क को मतलब कोई भी काम करने के तरीके को आसान किया जा सकता है, एफर्ट को कम किया जा सकता है। तो देखिए वही चीज बताई गई, डेफिनेशन क्या है, स्लोपिंग सरफेस यूज टू रेज लोड ऑब्जेक्ट्स। तो एक स्लोपिंग सरफेस है जिससे ऑब्जेक्ट को रेज किया जाता है या लोड किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे। इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स टू मूव अ हैवी लोड टू अ हायर लेवल। ठीक है, तो मतलब किसी भी हैवी लोड को हाइट तक लेके जाना है, हायर लेवल तक लेके जाना है, तो उसके लिए इंक्लाइंड प्लेन को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे रैंप हो गया, हिल की रोड्स हो गई, आपने देखी होगी इंक्लाइंड बनी हुई होती हैं। लैडर्स हो गए, लैडर मतलब जो सीढ़ियां होती हैं उनको भी इंक्लाइंड बनाया जाता है, जिसको और इंक्लाइंड सीढ़ियों पे चढ़ना आसान होता है। जैसे मान लीजिए दो तरीके की सीढ़ी है, एक इस तरीके की मान लीजिए सीढ़ी बनाई गई, इस पे चढ़िए, और एक सीढ़ी मान लीजिए ऐसी बिल्कुल बना दी गई सीधी या थोड़ी सी ऐसी बना दी गई, इस पे चढ़ के देखिए आपको किस पे एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, इस पे एफर्ट कम करना पड़ेगा, इस पे एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जब वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है तो वो रैंप की तरह उसमें रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा एंगल लिया गया है जिससे लोगों को चढ़ने में दिक्कतें ना हो। अब मान लीजिए वो एंगल ऐसा बना दिया था, इतना ऊंचा ऊंचा एंगल बना दिया था, तो आदमी चढ़ ही ना पाता उसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है इससे रिलेटेड, तो इंक्लाइंड प्लेन क्या है, वो रिड्यूसेस एफर्ट फोर्स को रिड्यूस कर देता है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये बात याद रखिएगा, एफर्ट फोर्स को तो रिड्यूस कर रहा था, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही थी वो सिंपल सी बात है, ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी तो डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एफ फोर्स को उठाना है, हाइट एच तक उठाना है। यहाँ पर डिस्टेंस तो कम उठानी है, लेकिन फोर्स जो लगाना पड़ेगा उठाने के लिए वो ज्यादा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एंगल पे लगा दिया गया, इसको इस एंगल पे लगा दिया गया इंक्लाइंड प्लेन को। यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर करनी है वो एल है, और एल जो डिस्टेंस है एच से ज्यादा है, ठीक। तो मतलब यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है, लेकिन जिस फोर्स को उठाना पड़ेगा वो अब कम हो जाएगा। और थर्ड केस अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ा दी गई, तो यहाँ पे फोर्स और कम हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस जो है वो अब ज्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन फोर्स की वैल्यू जो होगी वो अपने आप से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। अब देखिए थर्ड केस के हिसाब से हम देखेंगे 7.2 का सी वाला ही देखिए पहले, टोटल वर्क डन बाय यू ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जो वर्क करेंगे इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए वो क्या करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो मतलब फोर्स एफ डैश इंटू एल करेंगे हम लोग वर्क, ठीक। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी ऑप्टेन एफ इंटू एल इज इक्वल टू एम जी एच। तो हम लोग क्या मिलेगा हम लोग को, कि जो फोर्स हो रहा था एफ इंटू एल, ठीक है, मतलब ये जो एफ हमने लगाया और ये जो एल लगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो हम लोग ने जो वर्क किया वो एफ इंटू एल का वर्क किया, और इस हाइट तक ही तो बॉडी उठी, तो इसका मतलब एनर्जी जो बॉडी में आई वो किसके बराबर आ गई, एम जी एच के बराबर आ गई। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी एच आ गया। तो वर्क डन मतलब एम जी एच, और एक इसके बराबर हो गया जो हम लोग ने वर्क किया था, मतलब एफ डैश इंटू एल का किया था। तो हम लोग को मिला एफ डैश इंटू एल इज इक्वल टू एम जी एच मिला। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, ये जो एफ डैश है इसको नीचे भेज दीजिए, और एच को नीचे एल एच को एल के नीचे भेज दिया गया, तो क्या आ गया, एम जी अपॉन एफ डैश। देखिए एम जी ए है, अपॉन क्या आ गया, एफ डैश आ गया, इज इक्वल टू एल अपॉन क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। और यही क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लोड, लोड क्या था, एम जी था,
एफर्ट क्या था, जो एफ हम लोग लगा रहे थे, एफ डैश जो हम लोग लगा रहे थे वो था, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, एल अपॉन एच के बराबर आ गई। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या है, ये जो एल है इसको ले लीजिए, और ये जो एच है इसको ले लीजिए, तो एल अपॉन एच अगर आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगी। और आपको पता है इंक्लाइंड प्लेन में जो एल की वैल्यू होगी वो एच से ज्यादा होगी, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वाई हिल रोड्स आर जिगजैग, अब देखिए हिल रोड को जिगजैग क्यों बनाया जाता है, आप समझ गए होंगे। पाथ लंबा होगा, स्लोप स्मॉलर होगा, तो एफर्ट जो करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा। लॉन्गर रैंप अगर है, रैंप को जितना लंबा किया जाएगा एफर्ट उतना ही कम लगाना पड़ता है। इफ द एफर्ट डिक्रीज, एफर्ट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो डिस्टेंस याद रखिएगा इंक्रीज होती है, लेकिन जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब एफर्ट कम हो गया, ठीक है, डिस्टेंस लेकिन बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ने से जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एफर्ट कम लगाना पड़ेगा तो वर्क करना बराबर है, काम उतना ही करना पड़ेगा लेकिन उतनी थकान नहीं महसूस होगी। आगे बढ़ते हैं, लीवर देख लेते हैं, ये हमारा तीसरा सिंपल मशीन है, लीवर इसको देख लेते हैं। अ लीवर इज अ सिंपल मशीन यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट विद लेस एफर्ट, तो हैवी ऑब्जेक्ट को उठाया जाता है इससे। अब जैसे यहाँ मान लीजिए ये आपके पास में एक स्टेपलर रखा हुआ है, ये एक छोटी सी देखिए रबड़ रख दी गई है। अब ये जो रबड़ है ये इस स्टेपलर को उठा सकती है, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ज्यादा है, ये जो डिस्टेंस है कम है। ठीक, तो मोमेंट वाली चीज यहाँ पे टॉर्क वाली चीज आती है, इस वजह से ऐसा होता है। इतना बहुत डीप में हमको नहीं जाना है, फिलहाल आप ये डिस्टेंस को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, और इसी डिस्टेंस के वेरिएशन की वजह से हैवी चीज को उठाने के लिए कम एफर्ट की जरूरत पड़ती है। इट इज अ रिजिड बार दैट रोटेट्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो पेंसिल लगाई गई है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, फल्क्रम कहेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए, इसको फल्क्रम कहेंगे। अब ये जो है ये हम लोग लगा रहे होंगे फोर्स, ऐसा मान लीजिए, तो ये क्या, ये जो फोर्स लगाएगा उसको क्या कहेंगे, एफर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको एफर्ट कहेंगे। और ये जो स्टेपलर है इसको उठाना है, तो इस फोर्स को क्या कहा जाएगा, इस फोर्स को कहा जाएगा लोड। तो अब आपको लोड, एफर्ट और फल्क्रम समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो लीवर में मेनली 3 पार्ट होते हैं, फल्क्रम, टर्निंग पॉइंट जहां से टर्निंग होगी उसको फल्क्रम, ये वाला झूला भी आपने देखा होगा वैसे, फल्क्रम कहते हैं इसको। और लोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है उसको लोड कहते हैं। एफर्ट क्या होता है, फोर्स जो अप्लाई होता है उसको एफर्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये जो है फल्क्रम से लेके एफर्ट वाली जो डिस्टेंस है जो हम लगा रहे थे, इस डिस्टेंस को कहते हैं एफर्ट आर्म। और फल्क्रम से लेके लोड वाली जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, लोड आर्म कहा जाता है। तो लोड आर्म क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फल्क्रम, तो लोड और फल्क्रम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लोड आर्म कहा जाता है। एफर्ट आर्म क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, तो एफर्ट और फल्क्रम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एफर्ट आर्म कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर कहता है स्मॉल फोर्स कैन लिफ्ट अ हैवी लोड इफ अप्लाइड फार्दर फ्रॉम द फल्क्रम। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए हैवी लोड है, इसको उठाना है, तो इसको उठाने के लिए हम लोग कम एफर्ट से उठा सकते हैं, बस ये जो एफर्ट लगना चाहिए ये दूर लगना चाहिए, मतलब इस पॉइंट से, इस फल्क्रम से इसको बहुत दूर लगना चाहिए, यही इसका प्रिंसिपल है लीवर का। लॉ ऑफ लीवर क्या कहता है, लॉ ऑफ लीवर सिंपल सी चीज कहता है कि जो F2 है, F2 मल्टीप्लाइड बाय लोड आर्म, ये वाला लोड आर्म जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आर्म हो जाएगा। इसी को मोमेंट कहा जाता है। तो मोमेंट क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये मेनली कहना चाह रहा है, मोमेंट कांस्टेंट रहता है। तो F1 इंटू D1, तो F1 ये लग रहा था, ये मान लीजिए ये F1 है, और ये जो D1 लग रहा है, मतलब ये जो D1 उठा, ये समझ लीजिए, और ये जो F2 है, F2 मतलब जो फोर्स लगा और जितनी डिस्टेंस तक ये उठा, ये D2, ये दोनों दोनों क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे आर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डी की बात हो रही है मेनली। ठीक है, तो F1 कितना कवर हो रहा है, तो F1 के साथ जो डिस्टेंस कवर हुई, जो डिस्टेंस चेंज हुई वो D1 है, और F2 के साथ जो डिस्टेंस चेंज हुई है वो D2 है। तो F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2 हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है इस केस में। तो यहाँ पर किसका किसका रेशियो आ जाएगा, L1 और L2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, फाइनली अगर आप देखेंगे होता यही है, जो F1 और D1 है बाद में हो यही जाता है कि F1 इंटू एफर्ट आर्म ही देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा।
तो यहाँ मेनली हम लोग को क्या मिलने वाला है, L1/L2 मिल जाएगा। अगेन मैकेनिकल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। With the use of a lever, the effort required is generally smaller, but it has to move a larger distance, such that the total work by the agency applying effort remains the same। ठीक है। लॉन्गर एफर्ट आर्म, लेस एफर्ट नीडेड। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर ज़्यादा लंबा है। तो एफर्ट आर्म देखिए यहाँ पर ज़्यादा लंबा एफर्ट आर्म है, तो यहाँ पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मतलब जितना लंबा आपका एफर्ट आर्म होता है उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ता है। लीवर रिड्यूसेस फोर्स बट नॉट दी वर्क डन। तो लीवर जो है फोर्स को रिड्यूस करता है, वर्क डन को रिड्यूस नहीं करता है। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्रोबार्स में यूज किया जाएगा, सीसॉ में यूज किया जाएगा, बॉटल ओपनर्स में यूज किया जाएगा, बेटर बीम बैलेंस में यूज किया जाएगा। तो देखिए ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया ही हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज का, यही वाला केस है। लोड अपॉन एफर्ट हो जाएगा, इसका मतलब एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म हो जाएगा। ठीक है, ये N1 इंटू L1 इज इक्वल टू N2 इंटू L2। तो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। अब यहाँ से जब आप लोड अपॉन एफर्ट निकालेंगे, लोड अपॉन एफर्ट, तो आ जाएगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म के बराबर। ठीक है, तो लोड अपॉन एफर्ट जो आ जाएगा वो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म के बराबर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्लास के लिवर होते हैं। तो पहला फर्स्ट क्लास लिवर होता है, इसमें जो फलक्रम होगा वो बीच में होगा। तो एक तरफ लोड है, एक तरफ एफर्ट है, बीच में क्या है, फलक्रम है। तो इसमें एग्जांपल दिया गया जैसे टोंग हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे बीच में पकड़ वाला होता है। ठीक है, तो ये बीच में फलक्रम यहाँ होता है। ये आप एफर्ट लगा रहे हैं और यहाँ लोड लग रहा होगा, तो बीच में फलक्रम है। तो जैसे टोंग हो गया, सीजर हो गई, सीजर में भी आप अगर देखेंगे ऐसे ही करके तो सीजर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फलक्रम हो जाएगा। ये यहाँ पे आप कोई चीज को पकड़ते हैं, काटते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लोड। और यहाँ से आप हाथ से लगाते हैं एफर्ट, तो एफर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लायर हो गया, बैलेंस स्केल हो गया, सीसॉ हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल है, क्लास 1 के हैं लिवर के। क्लास 2 लिवर क्या होता है। अब क्लास 2 लिवर में आप देखेंगे जो लोड है वो बीच में होता है। तो फर्स्ट में क्या था, फलक्रम बीच में था। सेकंड में क्या है, लोड बीच में। थर्ड में क्या है, एफर्ट बीच में है। तो लोड बीच में, इसका मतलब जिस चीज को पकड़ना है वो बीच में है। तो यहाँ पर देखिए फिक्स्ड चीज है, ये आपका फलक्रम हो जाएगा। ये नींबू दबाया जा रहा है इसमें, तो ये आपका क्या है, लोड है। तो लोड बीच में आ गया। इधर से आप फोर्स लगा रहे होंगे तो ये एफर्ट है। ठीक है, तो जैसे लेमन का स्क्वीजर हो गया, ये आपका क्लास 2 लिवर है। व्हील बैरो हो गया, बॉटल ओपनर हो गया, सबके सब कैसे होते हैं, क्लास 2 लिवर होते हैं। क्लास 3 लिवर में आप क्या देखेंगे, क्लास 3 में एफर्ट जो है वो बीच में आ जाएगा। तो FLE आप ऐसे याद रख लीजिए, FLE। तो ये हो जाएगा फर्स्ट में, मतलब क्लास 1 में फलक्रम बीच में है, और क्लास 2 में लोड बीच में है, क्लास 3 में एफर्ट बीच में। ये बीच वाला ही आपको मेन होता है जो कंफ्यूजिंग होता है। तो फ्ली अगर आप याद कर लें, FLE फ्ली, तो आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ एफर्ट बीच में है। एफर्ट मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो बीच में है। इसका मतलब जैसे चिमटा होता है, तो चिमटा देखिए पीछे से बंद होता है, तो ये आपका फलक्रम हो गया। आपने हाथ से चिमटे को यहाँ दबाते हैं, इधर आगे नहीं दबाते, बीच में दबाते हैं। ठीक है, तो आपने एफर्ट कहाँ लगाया, यहाँ लगाया, तो मतलब बीच में एफर्ट लगाया। और फाइनली जो रोटी है वो ऐसे उठ जाती है, पकड़ जाती है इसमें से, तो ये क्या है, आपका लोड है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, बीच में क्या है, आपने फोर्स लगाया था, इसका मतलब एफर्ट लगाया था। सबसे साइड में क्या है, आपके सबसे पीछे क्या है, फलक्रम है। और यहाँ पर क्या है, लोड है। तो बीच में क्या है, एफर्ट आ गया। तो एग्जाम्पल टोंग हो गया, ट्वीजर्स हो गया, ब्रूम हो गया, हैमर हो गया, ओर हो गया। तो ये सब क्या है, थर्ड क्लास लिवर होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। थोड़ा बड़ा वीडियो जरूर हो गया है, लेकिन चैप्टर भी बहुत बड़ा था। इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं जिसके MCQs नोट्स सब कुछ हम लोग ने डिस्कस किया है। आप जाके अच्छे से देख सकते हो और रिवीजन अपना कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।